कविता एक कला है और ऐसी कोई कला नहीं है जो बिना सीखे और बिना अभ्यास के आपको आती हो। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। धूप निकलती है, रोज सवेरे धूप निकलती है, और धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। सर, आपने अभी तुलसीदास जी की बात की जी। और हमने सुना है कि आप तुलसीदास जी को हथेलियाँ मेज पे पीट पीट के सुनते हैं, मतलब आनंदित होके सुनते हैं। हाँ। और उनको गाते भी हैं आप उनकी। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजन दीना 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 दीन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1। इतने से इतने दिन में आप भजन लिखना सीखें या कविता लिखना सीखें, तो ऐसे विज्ञापनों पे आप क्या कहना चाहेंगे या क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस पर? तो विवेक कौटिल्य जी का प्रश्न है, आपके मित्र मुक्तिबोध के विषय पर, मुक्तिबोध का संघर्ष कविता और परिवार को साथ में लेकर चलने में क्या या कितना रहा? नमस्कार दोस्तों, कवि और वैज्ञानिक में एक समानता होती है। दोनों ही रहस्य को खंगाल कर उसके अप्रत्याशित अनुभव को प्राप्त करते हैं। कवि के लिए उसकी कविता ही बन जाती है आविष्कार, और वैज्ञानिक के लिए उसका आविष्कार ही ले लेता है एक मीठी कविता का रूप। और इस तरह दोनों ही अपने प्राप्य को प्राप्त करते हुए एक ही गलियारे में आ मिलते हैं, कल्पना के। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि विज्ञान और साहित्य भिन्न चीजें हैं, और ऐसे में साहित्य का हाथ थामे विज्ञान की जड़ तक पहुंच साहित्य बनाम विज्ञान की इस बहस को गैर जरूरी साबित कर देते हैं कुछ साहित्यकार। तो आइए ले चलते हैं आपको काव्योम द्वारा प्रस्तुत साक्षात्कारों की श्रृंखला आईना में, जहाँ पे हम एक ऐसे ही कवि, एक ऐसे ही साहित्यकार से आज मिलने वाले हैं जो एक इंजीनियर भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, बांसुरी वादक भी हैं, फिल्म निर्देशक भी हैं, ऐसी तमाम बहुमुखी प्रतिभा के धनी नरेश सक्सेना जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छा मानकर चलिए, बुरा कौन बताता है। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। तो सर, आपका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। आप 1965 में आपकी पोस्टिंग हुई लखनऊ में, जल निगम में। तब आप यहाँ आए। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने अपना अधिकांश समय तो लखनऊ में ही बिताया है, और आपको लखनऊ का ही कवि कहा जाता है। तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा एमपी से यूपी आना और उसके बाद यहीं पे बस जाना? क्या लखनऊ में आपको कुछ खास कठिनाइयाँ हुई या फिर लखनऊ ने खुली बाहों से आपका स्वागत किया और आपको अपना लिया? ऐसा हुआ कि मैं 1964 में यहाँ आया था, और 1965 में मैंने असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पर हो गया। जब पहली बार आया था, उससे पहले मेरी कविताएं धर्मयुग में, कल्पना में, ज्ञानोदय में छप रही थीं, छप चुकी थीं। तो मुझे नाम से यहाँ कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल और ठाकुर प्रसाद सिंह, ये जो साहित्यकार थे, ये मुझे नाम से जानते थे, मैं भी उन्हें नाम से जानता था। तो इसलिए कोई मुझे यहाँ पर आने, लखनऊ आने पर बहुत अजनबी दुनिया नहीं मिली, परिचित लोग मिले। दूसरी बात ये थी कि मेरे पिता जो थे वो भी पानी के ही इंजीनियर थे। तो इंजीनियरिंग और पानी की इंजीनियरिंग, वो भी मेरा चयन था, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पर पीडब्ल्यूडी इरिगेशन
जी। और जल निगम तीनों जगह हो गया था। वाह सर! तो पीडब्ल्यूडी में तो इसलिए नहीं जाना था कि इरिगेशन और जल निगम पानी वाले विभाग थे। जी। मुझे इन्हीं दोनों में से जाना था। अलीगढ़ में मेरी पोस्टिंग नहीं, यहाँ सिंचाई विभाग में मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ के पास कहीं हुई थी। हुँ। तो वो मेरी ननसाल थी अलीगढ़। जी। तो मुझे लग रहा था मैं अलीगढ़ जा सकता हूँ। यहाँ संयोग से मेरी बड़ी बहन और मेरे बहनोई जो थे वो भी इंजीनियर थे। अच्छा, मैं 2-2 दिन इम्तिहान के पहले हुँ। 2-2 4-4 दिन पढ़कर मैंने इंजीनियरिंग पास की थी। हुँ। तो मुझे ये डर लग रहा था कि अब यहाँ फील्ड में जब मैं जॉब करूँगा तो पता नहीं कहाँ से। वहाँ तो ये था कि 5 सवाल करने थे, अगर 2 सवाल सही हो गए हुँ। 40% पासिंग मार्क्स होते थे। हुँ। और 20-20 नंबर के 2 न्यूमेरिकल अगर सही हो गए तो 40 नंबर मिनिमम मिल पासिंग जाएँगे। मार्क्स, 50% ओवरऑल होना चाहिए थे। तो सेशनल्स के मार्क्स मिला करके 50% आ जाते थे। तो मतलब की बात ये थी कि 5 सवाल करने थे, अगर 2 सवाल सही हो गए इंजीनियरिंग में तो पास, तो पास। और 3 सवाल ना आते हों तो कोई बात नहीं। कोई बात लेकिन नहीं। यहाँ जब नौकरी करेंगे और हमको कोई ऐसा काम दे दिया जो तीसरे सवाल का संबंध था जिससे, तब क्या करेंगे? दिक्कत तो आएगी। ये सोचा कि सेफ यही है कि हमारे बहनोई जो हैं वो भी इंजीनियर हैं, हमसे सीनियर हैं और अच्छे पढ़ने वाले थे, तो उनसे मदद ले लेंगे। इसलिए हमने लखनऊ में, और लखनऊ में हमको जल निगम में पोस्टिंग मिल गई। मतलब आपको कोई ख़ास कठिनाई नहीं हुई? हाँ, कोई ख़ास कठिनाई नहीं हुई। साहित्यिक परिचय भी था और जॉब के बारे में भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं थी कि काम में कोई दिक्कत आएगी तो अपने बहनोई से पूछ लेंगे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। सर, अभी आपने बताया कि आप एक इंजीनियर हैं, हम सबको पता भी जी। है। आपके पिताजी भी इंजीनियर रहे हैं, आपके जो बहनोई साहब रहे हैं वो भी इंजीनियर रहे हैं। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो घर का माहौल रहा है काफ़ी एकेडमिक रहा। तो कैसे आप कविता के क्षेत्र में आए ऐसे एकेडमिक माहौल के होने के बाद भी? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि उनके घर में कोई ना कोई साहित्यकार होता है। आपका कैसा क्या रहा? ऐसा ज़रूरी नहीं होता देखिए। हुँ। अब कुँवर नारायण के पिता तो जहाँ तक मुझे पता है कुछ ठेकेदारी वग़ैरह करते थे, तो कोई ज़रूरी नहीं था कि साहित्य में रुचि होना उस संयोग से होता है कि आपको माहौल कैसा मिला है। घर में पत्रिकाएँ आती थीं, ये था, शुरुआत ये थी। मेरे पिता पोएट नहीं थे, भाई लेकिन पत्रिकाएँ घर में आती थी और एक सबसे बड़ी बात ये हुई, मेरा बचपन जो है जी। वो बीता मुरैना ज़िले के एक तहसील है जौरा। जौरा से भी 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, आसन नदी पर पगारा बाँध है। वहाँ जंगल ही जंगल है आस-पास। मीलों दूर तक कोई बस्ती नहीं, कोई बच्चा नहीं। जी। वहाँ मैं 4 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक वहाँ रहा। जी। अब वहाँ ना कोई बस्ती, ना बच्चा, ना स्कूल। तो मैंने जो पढ़ा घर पर पढ़ा। घर पर पढ़ने के कारण मेरे पिता ने मुझे गणित और गणित और इंग्लिश पढ़ा दी। वो भी जानते थे कि ये स्कूल जा नहीं रहा है। और हिंदी में पढ़ता रहा क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि हाट लगती थी इतवार के दिन जौरा में। तो तमाम सारा सामान इतवार के दिन आता था। तो पुड़ियों में जो अखबार के फटे हुए अखबार के पुड़ियाँ बन के आती थी। उन पुड़ियों को जब उन पुड़ियों से सामान निकल जाता था तो उन पुड़ियों को लेकर के मैं पढ़ता था और पूरे हफ्ते अखबार के उन फटे हुए कागज़ों को पढ़ता था मैं। बार-बार पढ़ता था। तो मुझे पूरी-पूरी खबरें याद हो जाती थी। कई बार जब पिता किसी से बात कर रहे होते थे कि वो क्या था उसमें जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या नाम था, तो मैं तुरंत बता देता था। तो तुम्हें कैसे पता? वो सब मैं पढ़ता रहता हूँ, बार-बार पढ़ता रहता हूँ। याद हो जाता है। तो मुझे याद हो जाता है। तो इस तरह से मेरी हिंदी की पढ़ाई होती रही। इंग्लिश अब पहली बार
10 साल की उम्र में मैं 5वें दर्जे में सीधा भर्ती हुआ अच्छा। और जाते ही मैं अपने हम्म। क्लास में मैंने टॉप किया। वाह। वहाँ मैं 8वें दर्जे तक पढ़ा जी। मुरैना में। जी। उसके बाद मैं ग्वालियर आया तो मेरी उम्र 13-14 साल की थी, 14 साल की थी। हम्म। ग्वालियर में वो कवियों का शहर मानिए उसको, गीतकारों का शहर था। हम्म। वहाँ पे वीरेंद्र मिश्र, हम्म। मुकुट बिहारी सरोज, हम्म। राम कुमार चतुर्वेदी चंचल और बहुत ऐसे कवि थे जो पूरे अखिल भारतीय स्तर में कविता पढ़ते थे। हम्म। कवि सम्मेलन वहाँ बहुत होते थे क्योंकि ये लोग बाहर पढ़ने जाते थे, फिर ये उन लोगों को बुलाते थे कविता पढ़ने। तो वो कविताएं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसी समय हमने सेंट्रल लाइब्रेरी जाना शुरू किया ग्वालियर में। जी। तो एक बार ज्ञानोदय पत्रिका। पत्रिका जी। तब कलकत्ता से निकलती थी। जी। उसमें रमा सिंह के 4 मुक्तक थे। जी। पूरे पृष्ठ पर छोटे छोटे 4 मुक्तक छपे थे। एक पेड़ का रेखा चित्र बना था और नीचे रमा सिंह लिखा था। तो मुझे वो मुक्तक भी बहुत सुंदर लगे, वो पेज बहुत सुंदर था। तो मुझे लगा कि इतना सरल और सुंदर पंक्तियां हम भी लिख सकते हैं और कितना सुंदर लगेगा अगर यहाँ रमा सिंह की जगह मेरा नाम लिखा हो। नरेश सक्सेना। तब मैं पूरा नाम नरेश चंद्र सक्सेना लिखा करता था। तो वो बहुत सरल, मुझे आज तक याद है वो। एक पल में उठ रही लहरें कई, एक पल में दिख रही खंडित हुई, एक ऐसी भी लहर इनमें उठी, रेत पर तस्वीर बनकर रह गई। तो इस तरह के बहुत सरल सुंदर 4 मुक्तक थे। तो एकदम से लगा कि ऐसा मैं भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखे। आपने लिखे। तब आपकी आयु क्या रही होगी? मेरी उम्र तब 16-17 साल की थी। तो आप कौन सी कक्षा में थे तब? इंटरमीडिएट में था मैं। इंटर। जी। तो मैंने वो मुक्तक लिखे और लिख करके ज्ञानोदय को ही भेज दिया। ज्ञानोदय और उनकी कलकत्ता से स्वीकृति भी आ गई। स्वीकृति भी आ गई। तो हाँ। आपके लिए तो उस समय पे हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा खुशी और उल्लास का पल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय तक लखनऊ के हमारे साथी साहित्यकारों में से कोई भी ज्ञानोदय में नहीं छपा था। तो हम वो चिट्ठी लिए हुए पूरे ग्वालियर में दौड़ने लगे कि ये देखो मेरी स्वीकृति आई है ज्ञानोदय से कविताओं की। हालांकि वो संपादक बदल गए और मेरी वो जो 4 मुक्तक थे वो 2 साल बाद छपे। यानी मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जबलपुर में था 1958 में, तो 1958 के ज्ञानोदय में वो छपे। ठीक है। आजकल युवा वर्ग साहित्य में अपना करियर देख रहा है। इसमें अपने अनुभव से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और ऐसे में कोई विचारणीय प्रश्न जो आप युवाओं से करना चाहें? युवा लेखकों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि उनको भाषा आती है और इसलिए उनको कविता भी आ गई है। एक भ्रम एक वाक्य ने फैलाया हुआ कि कविता भाषा में होती है, एक बात। और दूसरी बात ये, कविता भावों का मामला है, साहित्य में भावनाओं का मामला है। भावनाएं सबके पास हैं, सबके पास भाव है, सबको भाषा आती है, तो हो गया कविता का काम हो गया। ऐसा नहीं है। कविता एक कला है और ऐसी कोई कला नहीं है जो बिना सीखे और बिना अभ्यास के आपको आती हो। जी सर। कविता करने के लिए इस कला को सीखना होगा, क्योंकि भाषा में शब्दों को कैसे बरता जाए ये एक अलग चीज है। और उसको जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, संरचना को नहीं देखेंगे, जिसको नहीं देखा जा रहा, तब तक आप कविता नहीं कर पाएंगे। युवा लोगों से ये कहना है कि जब भी उन्हें कोई अच्छी कविता लगे तो उसकी संरचना को देखें, उसको बार बार पढ़ें और देखें
कि वो कविता कैसे संभव हुई है। जी इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ। जी एक कविता को आप 4 बार पढ़ लीजिए। हम्म, 4 बार पढ़ने के बाद आपको कविता की 1-2 पंक्तियाँ याद हो जाएँगी। बिल्कुल। कविता के शब्द पता हो जाएँगे, कविता का विषय पता हो जाएगा, हम्म, कविता का कथ्य भी पता लग जाएगा। उसके बाद उस कविता को अलग रख दीजिए। अब आपको सब पता है, हम्म, कथ्य पता है, हम्म, उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्द आपने बार-बार पढ़ लिए, जी 1-2 पंक्तियाँ भी याद हो गईं। हम्म, अब उस कविता को लिख दीजिए आप, बिना उसी देखे, कविता को। तो आप नहीं लिख पाएँगे। और जो लिखेंगे, हम्म, वो कविता का अर्थ होगा, कविता नहीं कविता होगी। नहीं होगी। अर्थ सबके पास है, हम्म, कविता बहुत कम लोगों के पास जी सर। सर आपकी कोई पसंदीदा कविता? है। अच्छा, हर अच्छी कविता मेरी पसंदीदा सर कोई कविता जो आपको पसंद हो सर सुना दीजिए। है। देखिए, जो कविता बहुत अच्छी सचमुच लगती है, जी वो विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। हम्म, आपने शायद पढ़ी होगी, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। जी पढ़िए। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को मैं हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। ये कितनी जी बड़ी बात कह दी। बहुत बड़ी। जानने के बारे में इन पंक्तियों ने क्या हमको बता दिया है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। ये क्या बात है। बहुत बड़ी बात किसी है। को किसी के नाम पते से, उसके पद से, ओहदे से, कारोबार से जानने का कोई मतलब नहीं होता, वो जानना होता ही नहीं। एक मनुष्य को आप उसकी सुख से, दुख से, अपेक्षाओं से, उसकी मनस्थितियों से ये जाने बिना नहीं जान सकते। बिल्कुल। तो ये जानने के बारे में है। एक कविता और बताता हूँ। ये कविता अब ये दूसरी तरह की कविता है, इसमें आनंद दूसरा है, इसमें आनंद दूसरा था। जी सर बताइए। ये कविता है, बल्कि वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसमें कुछ पंक्तियाँ मैंने खुद भी जोड़ दी। ये सुशील शुक्ला हैं भोपाल में, जी जो बच्चों की पत्रिका साइकिल का संपादन करते हैं और बच्चों के साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। उनकी कविता है, तो शुरू की पंक्तियाँ उनकी हैं, जी बाद की कुछ पंक्तियाँ मेरी भी हैं। जी उस कविता का शीर्षक है धूप निकलती है। जी धूप निकलती है, रोज सवेरे धूप निकलती है, और धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। ये धूप निकलती है, धूप निकलती है। रोज सवेरे धूप निकलती है, धूप के आगे, धूप के पीछे धूप निकलती है। कि धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। धूप से पहले चिड़िया गाती हैं, उससे पहले रंग बिखरते हैं, उससे पहले मोती झरते हैं, तब जा करके धूप निकलती है। पर किसी किसी दिन बदली होती है और धूप की अदला बदली होती है। वाह क्या बात है। पर ऐसा कुछ दिन ही होता है। हाँ बोलो बच्चों, फिर क्या होता है? धूप निकलती है। धूप निकलती है। बहुत बढ़िया कविता सर सच में। तो इस कविता का मजा कुछ और है, उस कविता का मजा कुछ और है। दोनों बहुत संदेश दे रहे हैं। जी आपकी एक लघु कविता है जूते। ये कविता मुझे काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। इसकी पंक्तियां कुछ यूं है कि जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्रा के साधन ही बने रहे। एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर के बाहर। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप किसी की यात्रा का साधन बने या फिर आप किसी की यात्रा के साधन बने या कोई आपकी यात्रा का साधन बना। दरअसल जब शोषण होने लगता है समाज में, जी लोगों को जूता बना दिया जाता है जी और फिर घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। जी पाँव पूजे जाते हैं, जूते नहीं पूजे जाते। तो जबकि वो इतना बड़ा काम करते हैं, हमारे पाँव की सुरक्षा का काम करते हैं, पाँव न फटें इसलिए जूते खुद फट जाते हैं।
उनको हम तिरस्कृत करके बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा जूता बन रहा है, तो हमें उसका जूता बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही। यही मनुष्यता है कि वो हमारे काम आएगा, हम उसके काम आएँगे। ये तय न कर दें कि तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो, ये धर्म कहता है। हुँ, ये कैसा धर्म है? ये अधर्म है ये तो, कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारी सेवा करोगे, और ये ऐसा धर्म कहता है। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म है। आप कहीं लिखते हैं कि कविता ऐसी हो जो बुरे वक़्त में काम आए, तमस से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन-सी कविता है जिसने आपके सबसे ज़्यादा दुःख के समय में मरहम ऐसी का काम बहुत सी किया? कविता बहुत सी कविताएँ बताइए, जितनी कविताएँ अच्छी कविताएँ हैं, जितनी सुंदर कविताएँ हैं, वो सब मनुष्यता के ऊपर उठाने का काम करती हैं, साहस देने का काम करती हैं, चुनौती को झेलने के बारे में हमको बताती हैं, और बहुत कुछ ऐसा बताती हैं, दूसरे कवि नहीं बता पाते। यानी जैसे कि तुलसी, हुँ, तुलसी बहुत निंदित हैं। उनको वर्णवाद के लिए बहुत उनकी निंदा की जाती है, सही की जाती है, वर्णवादी हैं वो। दूसरी, स्त्री की निंदा करते हैं, हुँ, स्त्री की भी निंदा करते हैं, हालाँकि उनके यहाँ कैसी स्त्रियाँ हैं, शबरी है, सीता हैं, और मंदोदरी हैं, सुलोचना हैं। हुँ, तो ये तमाम सारी स्त्रियाँ आदरणीय स्त्रियाँ, हुँ, स्त्रियों को आदरणीय बनाया है तुलसी ने, लेकिन फिर भी ओवरऑल कुल मिलाकर के वो नारी निंदक कहलाते हैं। हुँ, लेकिन काव्य कौशल में वो कितने बड़े हैं, हुँ, इतने उनसे बड़ा कोई कवि है नहीं काव्य कौशल में। लेकिन क्या कहते हैं, कवि विवेक एक नहीं मोरे। कविता का काव्य विवेक है नहीं, मैं कैसे इस विषय पर लिखूं? कही ना जाए, जगह जगह कहते हैं, हुँ, गौर श्याम के मिजाए बखानी, कैसे बखान करूं? अरे भाई, इतना बड़ा कवि जो है, वो यही कहता रहता है कि मिजाए बखानी, मैं कैसे बखान करूं? मुझे विवेक है नहीं, कविता आती नहीं है, बताऊं कैसे मैं? तो इतना बड़ा कवि, हुँ, लेकिन हमारे हमारे साथी कवियों को तो इसकी चिंता होती ही नहीं, उनको तो सब पता है कैसे बताना है, सब बताते चले जाते हैं फटाफट फटाफट। और कविता संग्रह पे कविता संग्रह, कितने आ गए कि 10 कविता संग्रह आ गए, किसी के 15 आ गए, किसी के 20 कविता संग्रह आ गए। लेकिन आपके अभी तक 2 ही कविता मेरे संग्रह तो हैं। मैं तो तुलसी की लाइन पे हूँ, कभी कभी विवेक एक नहीं मोरे। जी सर, कोई कोई तो ये कविताएं जो हैं, इस तरह की जो पंक्तियां हैं, वो हमें बहुत कुछ जीवन में संदेश सीखने का देती हैं। ये दुष्यंत कुमार बहुत ही पॉपुलर पोइट हैं, जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी कुछ कविताएं लोग कोट करते ही नहीं कभी। जैसे? जैसे कि न तो मेरे पिता अर्जुन थे, न मेरी माँ सुभद्रा, हुँ, फिर भी मुझे चक्रव्यूह में भेज दिया गया है। हुँ, ये ये अभिमन्यु कह रहा है, जिसने चक्रव्यूह को तोड़ा था, हुँ, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं आता आता था। था। ये कविता, ये पंक्तियाँ बताती हैं कि अगर पिता अर्जुन ना हो हुँ, और माँ सुभद्रा ना हो, हुँ, फिर भी तुम्हें चक्रव्यूह में जाना पड़ेगा, और चक्रव्यूह को तोड़ना भेदना सीख पड़ेगा। लेना चाहिए। ये जी सर। ये बड़ी बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं उनकी। एक कविता उनकी कहती है, तुम्हारे आभार की लिपि में प्रकाशित हर डगर के प्रश्न हैं मेरे लिए पठनीय, कौन सा पथ कठिन है मुझको बताओ मैं चलूंगा, कौन सा सुल्तान तुमको कोचता है,
कहो बढ़कर उसे पी लूं, या अधर पर शंख सारा फूंक दूं। तुम्हारा दीपक अभी तक जल रहा है, भाल पर दीपक सरीका। कौन सी डिश में अंधेरा अधिक गहरा है? सही बात। कौन सा पद कठिन है, मुझको बताओ। ये चुनौती देने वाला, ये पंक्तियां जो हैं आपको कमजोर नहीं रहने देंगी। बिल्कुल सर। आपको बताएंगे कि वो शक्ति लेकर आओ जिसमें तुम कह सको कि कौन सा पद कठिन है, मुझको बताओ, मैं चलूंगा। यस सर, आपने अभी तुलसीदास जी की बात की जी। और हमने सुना है कि आप तुलसीदास जी को हथेलियां मेज पे पीट पीट के सुनते हैं, मतलब आनंदित होके सुनते हैं। हाँ। तो कुछ और उनको गाते भी हैं आप उनकी। सर कुछ हो जाए कि हम ये भूल गए हैं, क्योंकि गद्य में कविता लिखी जा रही है और गद्य में बहुत सुंदर कविताएं लिखना संभव है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है कि हम ध्वन्यात्मकता को छोड़ दें, लय को छोड़ दें। लय को छोड़ना माने ताल को छोड़ना, ताल छोड़ दें, उसके बावजूद हम कुछ ऐसा गद्य में कहें कि वो लोगों को रोमांचित करे। तो एक बड़ी कठिन जमीन पर आ गए हैं जी। कि हमारे पास जो कुछ था कि नहीं, शक्कर नहीं मिलेगी, नमक नहीं मिलेगा, भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। इसी तरह से कि नहीं, लय में नहीं जाना है, तुकों का निर्वाह नहीं करना है, और कविता गद्य में लिख करके ऐसी लिखना है कि वो रोमांचित करे लोगों को। तो कठिन जमीन पर आ गए। अब भोजन सुस्वादु कैसे बनाएं, इसमें नमक और चीनी का अभाव नहीं है, उसके बाद भी अच्छा बनाना है, नहीं है, अभाव भी। तो ये कठिन काम है। लेकिन अच्छा गद्य और अच्छी गद्य कविता उन्हीं ने लिखी है जिनको लय का ज्ञान रहा है। जी। भले ही उन्होंने लय में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन लय का ज्ञान। जी सर। तो मुझे उस अच्छे कवि का नाम बताइए जिसको लय का ज्ञान ना हो। कई तरह के जो संगीत के एक तत्व ही तो नहीं होता, संगीत में सिर्फ लय ही तो नहीं होती, बहुत सी चीजें, ध्वन्यात्मकता होती है। ये जो लिरिक है, जिसको गीत कहते हैं, गीति तत्व, उसमें कुछ चीजें लौट लौट के आती हैं, दोहरा करके आती हैं। जब आपसे मैंने कहा है अगर ध्यान से संरचना को देखेंगे तो मेरी वही कविता को देख लीजिए, पार कविता देख लीजिए, कितने पंक्तियों की वो कविता है, 12-13 पंक्तियों की वो कविता है। उसमें पार शब्द कितनी बार आया, पार लगातार उसमें चल रहा है, आता जा रहा है। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना। अब नदी में धंसे बिना पंक्ति रिपीट होना शुरू हो जाती है, नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी नहीं समझ में आता। दोबारा आ गई ये पंक्ति, फिर तिबारा आ गई, नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है, लोहा लंगड़ पार होता है, कुछ भी नहीं होता पार, नदी में धंसे बिना। चौथी बार आ गई ये पंक्ति, कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना, न पुल पार होता है न नदी पार होता, पार 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 और नदी में धंसे बिना कितनी बार। ये संरचना को आप जब देखेंगे, ये गीति तत्व है इसके अंदर, ये इसका गीति तत्व है जिसमें वो दोहरा दोहरा करके शब्द और पंक्तियां आ रहे हैं। और ऐसे सुन लेते तो आप कहते तो गीत ही है, ये गद्य में लिखी है ही नहीं। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती, नदी में धंसे बिना, नदी में धंसे बिना पुल पार करने से, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार
नहीं होती। नदी में धंसे बिना, नदी में धंसे बिना पुल पार करने से, नदी में धंसे बिना पुल पार करने से, पुल पार कहाँ होता है, लोहा लंगड़ पार होता है। कुछ भी नहीं होता। अगर मैं ऐसे सुनाता तो कहते तो गीत सुना रहे हैं, गद्य नहीं है ये गद्य है। छपे हुए अक्षरों को देखेंगे तो आपको गद्य लगेगा, जो मैं गाऊंगा तो बोले गीत लगेगा। देखिए वो तुलसीदास की जो चौपाइयां हैं जी। अब ये समझिए कि लय को हम एक अमूर्त शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं। लय माने क्या, लेकिन संगीत में लय गति को कहते हैं। लय का मतलब होता है समय को एक समान हिस्सों में बांटना। जो आघात है समय के भीतर एक खास अंतराल पर लगातार आ रहा है, धक 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 धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन धा, एक कहरवा ताल कहलाते है ना। तो इस कहरवा ताल पर आगे चले बहुत रघुराई, ऋष्य मूक पर्वत ने हराई, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक। इसकी ताल सरल है, ये कहरवा ताल है। 3 मात्रा की ताल, 3 वो दादरा ताल कहलाती है। इसमें 1 2 3 1 2 3 1 वो 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पे चलती है। वो उसके लिए तुलसी ने लिखा है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की पर, दादी न ताती न, दादी न ताती न, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस पे चल रही है जी। ये दूसरी ताल है, ये डिजाइन है। ये लय जो है, लय तो गति है। मैं जल्दी अगर गति बढ़ा दूं तो कहेंगे लय बढ़ा दो। संगीत में इसको कहते हैं लय बढ़ा दो जी। या लय को कम कर दो, विलंबित कर दो। अब ये 4 मात्रा की एक ताल थी, 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरी ताल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आई, और 4 और 3 को मिला दीजिए तो एक विषम ताल बन जाएगी। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 7 मात्रा की ताल बन रही है। उसमें वो छंद है, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन, हरण भव दारुण, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन, हरण भव भय दारुण, तव कंज लोचन दाधीना दीना दीना दातीना तीना तीना 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज दादीना दीना दीना दातीना तीना तीन 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1। तो ये जो तुलसी ने अलग अलग तालों का इस्तेमाल किया है, और ये जो ताल है 7 मात्रा की, इसको सुन करके निराला ने कहा था लग रहा है जैसे पीछे मृदंग बज रहा। हम जब स्क्रॉल करते हैं अपना इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, तो उसमें एक चीज होती है कि कुछ एड्स आते हैं, तो उन एड्स में कभी कभी कुछ ऐसे एड्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इतने से इतने दिन में आप भजन लिखना सीखें या कविता लिखना सीखें। तो ऐसे विज्ञापनों पे आप क्या कहना चाहेंगे, या क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे इस पे? पहली बात यह है कि अगर आपको सीखना है तो जो अपने समय में श्रेष्ठ कलाओं के नमूने हैं उन्हीं से सीखेंगे आप। शिक्षकों से सीखना होता तो आप सीख चुके होते, अब तक नहीं सीख सके। क्लासरूम में कविता पढ़ते हैं, कविता लिखना नहीं आती, तो कविता लिखने के कुछ औपचारिक तरीके वो बता सकते हैं, लेकिन सीखना तो आपको खुद को होगा। अब वो कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसे किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया। अगर वो आपको
संसार की सुंदर कविताओं के नमूने दिखाते हों तो आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। वो आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना जी। तो आपको पड़ेगा। नए उभरते युवा कवियों में आप किसको सुन रहे हैं, या किसी नए युवा कवि की रचना आपके पास आई और आपको वो पसंद आई, कोई ऐसा? मैंने जो आपको धूप निकलती है सुनाई, जी। वो एक युवा कवि हैं। जी। सुशील शुक्ला को नाम से जानते हैं आप? नहीं। लेकिन उनकी मैंने कविता सुनाई आपको, जी सर। तो प्रमाणित है कि मैं अच्छे युवा कवियों को अ, पढ़ता हूँ, जी। जान लेता हूँ। बड़े जी कवि सर। भी, मुझसे उम्र में कम कवि भी, तो मुझे जो अच्छा लिखते हैं वो सब पसंद आते हैं। सर आप बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं, अगर आप कुछ सुना दें। बहुत सुंदर सर। तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि मैं बजा लेता था कभी। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। मतलब
काबिल तारीफ सर, काबिल तारीफ। एक प्रश्न जो हम अपने जिनसे भी हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनसे अक्सर करते हैं कि आपके जीवन का कोई एक ऐसा किस्सा जो आप बहुत ही सुख भरा हो, उसे आप हमेशा याद रखना चाहते हो, और कोई एक ऐसा किस्सा जो दुखद हो या कोई ऐसी बात जो दुखद हो उसे आप अपनी जिंदगी से डिलीट कर देना चाहते हो। देखिए, ऐसा है, ऐसे बहुत प्रसंग हैं जो बहुत प्रेरक, सुंदर हैं, और ऐसे भी हैं जो दुखद हैं। दुखद कम है मेरे पास, और दुख को मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ सब। एक बात ये भी है, मैं दूसरे कामों में लग जाता हूँ। जब आप कुछ काम करते रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आपको उपलब्धि हो जाती है, जी। उसकी खुशी एक अलग चीज़ होती है। तो मैंने कभी फिल्म नहीं बनाई थी, पहली बार मैंने फिल्म बनाई, और वो फिल्म ऐसी नहीं थी जैसे आप बना रहे हैं। ये तो आपने कैमरा लगा दिया, शूट कर लिया, एडिटिंग करके, और रिकॉर्ड भी हो गया, एक साथ सब हो गया। सेलुलाइट पे जब फिल्म बनती है तो साउंड अलग रिकॉर्ड होती है, और जो इमेज है वो साइलेंट रिकॉर्ड हो जाती है। सेलुलाइट पे बनाते हैं जो, जिसमें वो क्लैप देते हैं ना, क्लैप देते हैं और वो होता है, तो उसमें जो साउंड रिकॉर्ड हो रही होती है वो दूसरे उस पर टेप पे हो रही होती है, और प्लास्टिक पर कोई साउंड नहीं होती। तो ये मूक होता है सारा, और उसको एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करने के लिए वो क्लैप होता है। जहाँ खटका होता है उसके बाद वो लिप सिंक सिंक्रोनाइज करते हैं उससे, क्योंकि टेप पे आवाज को ट्रांसफर करते हैं फिर सेलुलाइट पर। तो वो एक दूसरी टेक्निक होती है, और उसमें जो शॉट्स होते हैं, साइलेंट शॉट्स होते हैं लंबे लंबे, उनको फिर काट पीट करके उनको एडिट करना पड़ता है। और फिर साउंड ट्रैक में इसमें सारी आवाज़ें एक साथ आ रही हैं। उसमें क्या होता है कि स्पोकन वर्ड्स, डायलॉग अलग आता है, संगीत अलग आता है, इंसिडेंटल साउंड्स हैं, चिड़ियाँ बोल रही हैं, कोई ट्रैक्टर निकल गया, कोई हॉर्न बजा रहा है उसकी आवाज़ अलग आ रही है, कोई जूते पहन के आ रहा है उसकी आवाज़। तो वो सारे ट्रैक्स अलग अलग होते हैं, उसमें बहुत सारी वो आवाज़ें होती नहीं जो उसमें डाल दी जाती हैं ना। तो वो तमाम सारी आवाज़ों के अलग अलग ट्रैक होते हैं। उन ट्रैक्स को लेकर के फिर री रिकॉर्डिंग होती है कि जब फिल्म के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, कौन सी साउंड को नीचे रखा जाए, कौन सी साउंड को ऊपर रखा जाए। उस हर चैनल की साउंड को ऊपर नीचे करके बैलेंस किया जाता है। वो एक लंबी टेक्निक है, फिल्म मेकिंग की वो टेक्निक है। एक्चुअली ये फिल्म मेकिंग की बहुत असल टेक्निक है। सारी चीज़ें एक साथ मिल गई, आगे पीछे करके आप लगा दीजिए इसको। तो चूँकि मैं विनोद कुमार शुक्ल पर अभी शूट कर रहा हूँ, तो वो मैं डिजिटल पर ही कर रहा हूँ, तो आसान है। आसान है। और जो मैंने फिल्म बनाई थी वो बहुत मुश्किल थी। और पहली बात ये कि वो मैं पहली थी मेरी, तो जब वो उसे नेशनल अवार्ड मिला, जूरी का स्पेशल मेंशन अवार्ड पहली फिल्म को ही मिला, और राष्ट्रपति जब मुझे वो सम्मान दे रहे थे, तो मैं उसमें एक फोटो है, कभी होगा तो मैं फेसबुक पे डाल के बताऊंगा। राष्ट्रपति हाथ बढ़ाए खड़े हैं, हाथ मिलाने के लिए, हाथ में उनके वो प्रशस्ति पत्र है, और मैं दोनों हाथ नीचे उनकी शक्ल देख रहा हूँ कि वो क्या रहा है। और इस सोच में था कि कोई भी व्यक्ति इस समय मेरे शहर का या मेरे घर का ये दृश्य देखने के लिए इस हॉल में मौजूद नहीं है, दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, कि मुझे फिल्म का नेशनल अवार्ड मिल रहा है एज डायरेक्टर, एज फिल्म डायरेक्टर अवार्ड मिल रहा है। तो वो एक ऐसा क्षण था जो मेरी शादी का भी दृश्य अविस्मरणीय था। शादी का दृश्य भी बहुत, और एक उस शादी से पहले मेरी एक शादी तय कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझूं मंझू, बोले कि ये आपका शगुन हो गया, और ये अचानक मुझे कानपुर में बुलाया कि फौरन आ जाओ। मैं कानपुर पहुंच गया। कानपुर मेरी छोटी बहन रहती है, वहाँ देखा मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, और डलिया में कुछ मिठाई विठाई रखी है, कुछ कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, एक लड़की भी बैठी हुई है, और कहा भाई ये हमने शादी तुम्हारी तय कर दी है, और तुम देख लो लड़की। अब लड़की सामने बैठी है, उससे मैं क्या देख लूँ भाई जी। और वो पंडित जी ने कहा कि वो मुहूर्त जा रहा है, अपना हाथ बढ़ाइए, कुछ उन्होंने मंत्र पढ़ाए, कुछ अपना कलावा बांधा, और कहा कि लो शगुन हो गया, सब लोग मिठाई खाओ।
मैंने कहा क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया? पता भी नहीं चला ये क्या हुआ। बहरहाल एक 10-15 दिन के बाद मैंने अपने होने वाले ससुर से उनको चिट्ठी लिख दी कि मैं शादी नहीं कर सकता। सर ऐसा क्यों किया आपने? वो मुझे 15 दिन मेरे बहुत भयानक यंत्रणा में, तकलीफ में बीते कि उस लड़की पर क्या बीतेगी जो समझ रही होगी कि मेरी शादी तय हो गई। तो ये मैंने बताया कि जो मैंने शादी, एक शगुन मेरा हो गया था, उसको सगाई कहते होंगे या मुंह दिखाई या क्या क्या कहलाते, रोकाई कहते हैं कुछ लोग। हम्म, उसको जब मैंने तोड़ा, उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उसकी हुई, उसको भूलता नहीं मैं कभी। और जो मेरी शादी हुई तो उस दिन तो मैं बहुत ही प्रसन्न था, बहुत खुश था। सर कोई ऐसा किस्सा जिसे आप अपने जीवन से डिलीट कर देना चाहते हो? क्या कोई ऐसा किस्सा जिसे आप अपने जीवन से डिलीट कर देना चाहते हो, या आपने डिलीट कर देना? डिलीट तो समय के साथ अपने आप हो जाता है। फिर भी सर कोई समय ऐसा डिलीट कर देता है, समय सब डिलीट करता चलता है। और समय तो जिसको बताया गया है कि समय बहुत बलवान होता है, वो इसीलिए कहा गया कि समय के साथ आप चलते रहें। आपसे कुछ लोग जो हमारे दर्शक हैं उनको पता चला कि आपसे साक्षात्कार होने वाला है, तो उन्होंने अपने प्रश्न भेजे। तो विवेक कौटिल्य जी का प्रश्न है, आपके मित्र मुक्तिबोध के विषय पर, मुक्तिबोध का संघर्ष कविता और परिवार को साथ में लेकर चलने में क्या या कितना रहा? क्या मुक्तिबोध का मुक्तिबोध का संघर्ष कविता और परिवार को साथ में लेकर चलने में क्या रहा या कैसा रहा? ये जी बहुत लंबे सवाल हैं। देखिए, मुक्तिबोध का परिवार बहुत बड़ा था, बहुत सारे बच्चे थे उनके, जी। और एक मनुष्य जो है उन्होंने भी प्रेम विवाह किया था मुक्तिबोध ने। और जो मनुष्य है वो अगर जीवन में, यानी उसके जो मूल्य कविता में आते हैं, साहित्य में आते हैं, वो नकली और किताबी होते हैं या जीवन में उनका पालन करता है। इसके बहुत बड़े उदाहरण मुक्तिबोध हैं। उन्होंने अपने परिवार के संघर्ष को इस कदर झेला कि वो अपनी कविताओं को वो रूप नहीं दे पाए जो वो देना चाहते थे या वो दे सकते थे। और उन्होंने अपनी सारी, मनुष्यता का स्रोत वही है कि आप परिवार को छोड़ करके भूल गए कि वो परिवार से छोड़ के चले गए। अरे ऐसे कैसे इंसान थे, ये परिवार की चिंता छोड़ के चले गए। अच्छा, फिर परिवार की चिंता छोड़ के चले गए तो क्या अचीव किया आपने? गौतम बुद्ध हो गए क्या? अगर बुद्ध भी हो जाते तो लगता कि आपने परिवार छोड़ा था तो कोई बहुत बड़ी चीज आपने अचीव कर ली। लेकिन क्या अगर वो अपनी पत्नी से कह के जाते तो क्या उनके पैरों में बेड़ियां ही डाल देती? तो ये निर्भर करता है कि उनके पिता जो थे शक्तिशाली थे, उनको ये डर लगा होगा सिद्धार्थ को कि मेरे पिता कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कैद ना कर लें, तो वो भागे घर से छोड़ करके, क्योंकि दिमाग में जो प्रश्न थे वो परेशान कर रहे थे। इसी तरह से मुक्तिबोध के बारे में जो सवाल है ना, मुक्तिबोध ने क्या क्या झेला जीवन में, निकाले गए नौकरियों से। ये इस वजह से कि मार्क्सवादी है, इसको निकालो, कम्युनिस्ट है, इसको निकालो, एक समय वो था। तो मुक्तिबोध को नौकरियां मिली, मुक्तिबोध को आकाशवाणी में नौकरी मिली तो निकाल दिए गए वहाँ से। उनको सूचना विभाग में नौकरी मिली तो वहाँ से भी निकाल दिए गए। तो ऐसा आदमी जिसकी नौकरियां लगातार छूट रही हों, उसकी कैसी, घर कैसे चलाता होगा वो अपना? परिवार बड़ा है, बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चे तो अक्सर जब बड़े हो रहे होते हैं तो अक्सर बीमार रहते हैं, चिंता होती है क्योंकि छोटे होते हैं। तो मुक्तिबोध का बहुत संघर्षमय जीवन रहा है और मुक्तिबोध ने अपने जीवन में उन मानवीय मूल्यों को का पालन किया जो उनकी कविता में आते हैं। जी सर। सर हमारी दूसरी दर्शक हैं अनुष्का पाठक, उनका प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? जैसे व्यंग उन्होंने लिखे हैं, क्या आपको लगता है कि उसके चलते कभी उन्होंने किसी दिक्कत का सामना किया? यदि ऐसे व्यंग आज के समय में लिखे जाते तो समाज की स्वीकृति कैसी होती? समाज का स्वीकृति का सवाल तो ऐसा था कि समाज को तो उनके व्यंग्य बहुत प्रिय थे, सरकार को प्रिय नहीं थे और राजनेताओं को प्रिय नहीं थे। उनके ऊपर हमले होते रहे, कई हमले हुए,
एक हमला तो बहुत घातक हमला हुआ था उनको। तो मुक्ति तो हरिशंकर परसाई ने खैर उसकी चिंता नहीं की। उनकी बहन थी, 3 बच्चे थे, विधवा बहन थी, भाई भी बेरोज़गार था। वो लिख कर के ही कमाते थे, नौकरी करना नहीं चाहते थे। शुरू के कुछ दिनों में उन्होंने नौकरी की, टीचर हो गए थे, वो सेलेक्ट हो गए थे। घर छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ दिया। हाँ, और बहुत परेशानी लिख कर के ही गुज़ारा करते थे वो। तो उनको मैंने देखा है, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व का और जीवन का रहा है। 2 लोग बहुत इम्पोर्टेंट, 3 लोग मैं कह रहा हूँ, मतलब सारे मित्र मेरे। विनोद कुमार शुक्ल विनोद जी, कुमार शुक्ल हैं उसमें, हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई हैं, मुक्तिबोध हैं, मुक्तिबोध, ज्ञान रंजन भी हैं। ज्ञान रंजन। तो ये सब लोगों के संपर्क और प्रेम के कारण ही मेरा थोड़ा बहुत जगह जी बनी। सर, हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। तो मेरा आपसे बस ये कहना है कि हमारी संस्था से आप अवगत होंगे, जो जी। काव्योम है। तो आप काव्योम के लिए क्या कहना चाहेंगे? काव्योम के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप में इस समय जितनी ऊर्जा है और सीखने के लिए इतना बड़ा समय है, उसका उपयोग करिए। अपनी मनुष्यता को प्रमाणित करने के लिए आप क्या करते हैं? भोजन जानवर कर लेते हैं, जी। प्रजनन भी कर लेते हैं, एक दूसरे पे गुर्रा सकते हैं, एक दूसरे को काट के खा सकते हैं। मछलियां मछलियों को खाती हैं, जानवर जानवरों को खाते हैं, पक्षी पक्षियों को खाते हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्यों को नहीं खाता। मनुष्यता का पहला ये है कि कभी किसी ज़माने में वो भी जानवर थे, जिसको कैनिबलिज़्म कहते हैं, जिसमें मार के खा जाते हैं, आदमी को भी खा जाते थे, खाने वाले थे, लेकिन उससे हम ऊपर उठे। तो मैं, चूँकि मेरी उम्र 85 साल की है और आपकी कितनी है? 20 साल की होगी, 22 साल की होगी? 20 साल की हैं? जी। तो 85 में से 20 घटा दीजिए, कितने बचे? 75, 65। 65, 10 घटा दीजिए। 65 बरस इस स्टेज से आपके पास कितना बड़ा समय है और कितनी ऊर्जा है आपके पास, जी। कितना सीख सकते हैं आप। तो सीखने के लिए अगर आपने सीखने, समझने, सुनने के लिए अगर आपने कोई ग्रुप बनाया, मंच बनाया हुआ है, कोई संस्था बनाई हुई है, तो यही समझिए कि वो अंधकार में जले हुए किसी दीपक की तरह है। जी। और उसको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ओके, आप सबों का धन्यवाद। सर, ये आपकी किताब है, समुद्र पर हो रही है बारिश। जी। इसमें आप कुछ लिख दें और अपना सिग्नेचर कर दें। मैं क्या लिख दूं बताइए? जो आपको कहें मैं वही लिख दूं। तो ये था हमारा साक्षात्कार कवि नरेश सक्सेना जी के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आगे के साक्षात्कारों की श्रृंखला के लिए। धन्यवाद।